जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो छठा चैप्टर है आपका, ओके, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जो 12th क्लास की सेकंड बुक है उसका 6th चैप्टर, उसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो आपको मिलेगी, उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे को देखने मिलता है इसमें वो है आपातकाल के क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए। ओके, इसमें आप पहले दोगे इंट्रोडक्शन के 25 जून सन 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा सिफारिश कर फखरुद्दीन अली अहमद जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, जिसके अनेक कारण हमारे को देखने को मिलते हैं। तो पहला कारण है इसमें क्या, गुजरात का छात्र आंदोलन। गुजरात छात्र आंदोलन जो हुआ था सन 1974 में, जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया था। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, ऊंचे पदों पर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है, और खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जो है छात्रों ने आंदोलन किया था। उसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। और उन्होंने इसके लिए जो मांग करी थी, भूख हड़ताल बैठ गए थे अनशन पर, और कहा था कि चुनाव दोबारा होना चाहिए विधानसभा का, और उनकी ये मांग मानी गई बाद में। और ये आंदोलन सफल इस प्रकार हुआ कि द्वारा चुनाव हुआ और कांग्रेस वहां पे परास्त हुई। ओके, और मोरारजी देसाई जो है, उनकी जो जीत थी वो जीत हासिल हुई। ओके, नंबर 2 जो पॉइंट देखने मिलता है हमारे को, बिहार छात्र आंदोलन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था बिहार छात्र आंदोलन। बिहार के छात्रों के द्वारा भी सेम वही ऊंचे पदों पर भ्रष्टाचार, महंगाई और साथ ही बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ ये जो आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व करने के लिए उन्होंने जयप्रकाश नारायण को न्योता भेजा, इन्विटेशन भेजा था, और जयप्रकाश नारायण ने उनकी शर्त को स्वीकार भी किया। लेकिन उसके लिए 2 शर्तें रखी। वो पहली शर्त क्या थी कि ये आंदोलन जो है सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, और दूसरा जो उन्होंने शर्त रखी वो ये रखी कि ये जो आंदोलन है वो हिंसात्मक नहीं होगा, मतलब ये अहिंसा पर आधारित होकर ये आंदोलन चलाया जाएगा। और इसका जो नारा दिया वो ये दिया कि संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये उनके द्वारा नारा दिया गया था बिहार छात्र आंदोलन में। ओके, उसके बाद हम बात करें नक्सलवादी आंदोलन। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण हमारे को जो देखने मिलता है वो है नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत सन 1967 में हुई थी। ओके, जो हमारे को देखने मिलता है चारू मजूमदार के नेतृत्व में हुआ था। नक्सलवादी थाने से पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी जगह से 9 राज्यों के 75 जिलों में यह आंदोलन पूरी तरीके से फैल चुका था, और जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही थी गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से। नंबर 4 जो पॉइंट देखने मिलता है हमारे को, रेल हड़ताल। सन 1974 में 20 दिन की मई मंथ में जो है, उस समय के रेल मंत्री थे हमारे जॉर्ज फर्नांडिस, उनके द्वारा रेल हड़ताल का आह्वान किया गया, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप होने पर आ गई थी। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अगर 20 दिन के लिए पूरी रेल व्यवस्था को रोक दिया जाए तो सामान की आवाजाही कैसे होगी इधर से उधर। ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिली, और जिस वजह से 20 दिन की जो रेल हड़ताल थी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी, उससे पूरी अर्थव्यवस्था जो है ठप पड़ गई थी। उसके बाद हम बात करें, हम जो है 5th पॉइंट हमारे मिलता है संसद मार्च। 25 जून 1975 के दिन ही जो है संसद मार्च निकाला गया। रामलीला मैदान जो अपना दिल्ली का है, वहां सबसे बड़ी रैली निकली जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जिसका नाम दिया उन्होंने संसद मार्च। और उसमें उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का, मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर क्षेत्र में उन्हीं के शब्दों में विकास हो सके, एक क्रांति लाई जा सके हर क्षेत्र में। उसके लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और सबसे बड़ी रैली अभी तक के इतिहास की निकाली। नंबर 6 जो पॉइंट देखने मिलता है, इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक करार देना। 12 जून सन 1975 का वो दिन था जिस दिन इन राजनारायण के द्वारा याचिका दायर की गई थी, उस पर फैसला सुनाया गया। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय थे, उसके न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो जगमोहन लाल सिन्हा थे, उनके द्वारा डिसीजन दिया गया, और डिसीजन ये दिया गया कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैधानिक तरीके से हुआ है, संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ, और उनके चुनाव को अवैधानिक करा करके और कह दिया गया कि आगे अब इंदिरा गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ सकती और इसके लिए काबिल नहीं है। तो ये जो 6 कारण थे, जिस वजह से एंड में इंदिरा गांधी ने जो कारण बताया वो ये बताया कि देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी आन पड़ी है, जिस वजह से मुझे आपातकालीन घोषणा करनी पड़ रही है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था, कारण ये 6 इंपोर्टेंट जो हमारे को देखने मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे आप। सेकंड जो क्वेश्चन देखने मिलता है हमारे को, आपातकाल के क्या परिणाम देखने मिलते हैं। तो आपातकाल के क्या परिणाम देखने मिलते हैं हमारे को, तो सन 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था 25 जून को, उसके अनेक परिणाम देखने को मिले। तो सबसे पहले तो आप वो इंट्रोडक्शन में डालोगे कब लगाया, किसके द्वारा लगाया गया। 25 जून 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, जो कि इंदिरा गांधी की सिफारिश पर की गई थी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आप डालोगे इसमें सेंसरशिप।
सेंसरशिप क्या होता है? जब अखबारों पे, पत्रिकाओं पर पाबंदी लगा दी जाती है, उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। बिना अनुमति के कोई भी अखबार या कोई भी न्यूज चैनल कुछ भी दिखाने से पहले या कुछ भी छापने से पहले सरकार की परमिशन लेगा। तो जो है सेंसरशिप के माध्यम से अनेक न्यूज़पेपर जो है वो खाली छोड़ने लग गए जगह, और साथ ही साथ जो स्टेट्समैन है और सेमिनार और मेन स्ट्रीम, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने जो है उसका विरोध किया सेंसरशिप का, जबकि मेन स्ट्रीम और सेमिनार के द्वारा घुटने टेक दिए गए और बंद होना मुनासिब समझा के नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। दूसरा पॉइंट है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी सरकार के द्वारा एक ऐसा हथियार अपनाया गया, दुरुपयोग किया गया इसका बहुत ज्यादा, जिसमें शक के आधार पर किसी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है कि हाँ वो कुछ कर सकता है, देश की अनहानि हो सकती है, जिससे देश की सुरक्षा का नुकसान हो सकता है। उसके आधार पर बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था निवारक नजरबंदी के माध्यम से। तीसरा पॉइंट हमारे को जो देखने मिलता है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन हुआ इसी दौरान, जिसमें कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष का कर दिया गया था, 5 से बढ़ाकर, विधानसभा के कार्यकाल को भी 5 से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया था सन 1976 में। वो आपातकाल का ही परिणाम था। जो चौथा पॉइंट देखने मिलता है हमारे को मौलिक अधिकारों को निरस्त करना। तो मौलिक अधिकार आपको पता है कि हमारे अभी के टाइम पे 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। तो मौलिक अधिकार को पूरी तरीके से सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, और सिर्फ जीवन के अधिकार के अलावा कोई भी अधिकार व्यक्ति के पास नहीं बचा था। अपने लिए खुद व्यक्ति याचिका भी दायर नहीं कर सकता था। सभी मौलिक अधिकार पूरी तरीके से निरस्त कर दिए गए थे। 5वां पॉइंट हमारे देखने मिलता है नेताओं की गिरफ्तारी। 676 कुल नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। शाह जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। विपक्षी जितने भी नेता थे सभी को इंदिरा गांधी के द्वारा जेल में डलवा दिया गया था उस समय पर। उसके बाद जो छठा पॉइंट देखने मिलता है लेखकों द्वारा पदवी लौटाना। कुछ लेखक ऐसे थे जिन्होंने इसके विरोध में अपनी पदवियां लौटा दी थी। जैसे बात करी जाए, जो कन्नड़ लेखक थे पद्म भूषण से सम्मानित शिवराम कारंत, उन्होंने अपनी पदवी लौटाई, और साथ ही साथ हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा पद्मश्री की पदवी अपनी लौटाई गई थी, जो इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिखाया गया। नंबर 3 जो क्वेश्चन देखने को मिलता है इंपोर्टेंट जो इस चैप्टर का है, वो क्या हमारा आपातकाल के सबक क्या थे, क्या सबक सीखे आपातकाल से। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन दोगे वही आपातकाल कब कैसे लगाया गया, फिर उसके आधार बता रहे सबसे पहला पॉइंट लोकतंत्र की मजबूती। पहला जो सबक सीखा कि भारतीय लोकतंत्र इतना ज्यादा मजबूत है कि लोकतंत्र को भारत से कभी भी अलविदा नहीं कहा जा सकता। 18 महीने के आपातकाल के दौरान भारत का लोकतंत्र डगमगा कहीं से नहीं, बल्कि 1977 में दोबारा से चुनाव हुए और कांग्रेस को पूरी तरीके से पराजित किया गया। और ये भी सिद्ध हो गया कि लोकतंत्र ऐसा है जहां पे जनता बुरे कर्मों का बुरा नतीजा दिखाती है, और जनता के द्वारा कांग्रेस को जवाब दे दिया गया था, अगर आप सही से कार्य नहीं करोगे तो आपको उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इंदिरा गांधी जो है इसमें पूरी तरीके से हार हुई इंदिरा गांधी की, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। दूसरा पॉइंट जो दूसरा सबक हमारे देखने मिलता है वो क्या, लिखित में देने पर आपातकाल। तो दूसरा सबक ये सीखने को मिला, पहले क्या था कि सिर्फ इंदिरा गांधी के द्वारा सिफारिश कर दी गई और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई, तो हमारे को ये देखने मिला। लेकिन अब उसके बाद में ये कर दिया गया कि पूरा मंत्रिमंडल, पूरा मंत्री परिषद जो है वो अगर लिखित में देगा तभी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, नहीं तो अपितु नहीं की जाएगी। आपातकाल जब भी लग सकता है जब मंत्री परिषद पूरा लिखित में दे मुख्य प्रधानमंत्री को, और वो भी उसके बाद में उसे पास कर दे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट मिलता है को मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत होना। आपातकाल के दौरान पहली बार व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों को लेकर जागरूकता हुई, क्योंकि इससे पहले लोग ये भी नहीं जानते थे उनके मौलिक अधिकार है या नहीं है, कौन से मौलिक अधिकार है। लेकिन बोलते हैं ना, जब कोई चीज नहीं होती एहसास जब ही होता है कि वो चीज हमारे पास होती तो हम ये कर लेते, लेकिन जब होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। जब मौलिक अधिकार थे जब हम जानते नहीं थे, लेकिन जब आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार खत्म हो गए और सिर्फ जीवन का अधिकार बचा था, तब लोगों को पता लगा कि मौलिक अधिकारों का होना कितना जरूरी है व्यक्ति के विकास के लिए, जिससे हमारे पता लगा कि मौलिक अधिकारों के प्रति पहली बार लोग सचेत हुए थे। तो ये 3 इंपोर्टेंट हमारे क्वेश्चन देखने मिलते हैं आपातकाल के कारण, परिणाम और सबक। ओके, इसमें यही 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे। इससे पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चन को मैं पहले ही डाल चुका हूँ वीडियो में। ओके, तो उस वीडियो को भी जाके देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी या प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी चैनल पे जाके। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।